नमस्कार खड़गे साहब, मैं अमित वाजपेयी जयपुर से। नमस्कार नमस्कार। एक तरफ अभी मोदी जी और भाजपा लगातार हमले कर रही है कि 400 पार। अब इस पूरे मसले के अंदर आप लोग अपनी रणनीति और कितनी सीटें मान रहे हैं कि आप कहां तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि अगर देश में देखें तो आप पिछली बार से कम सीटों पर शायद उतरने की तैयारी कर रहे हैं देश के चुनाव। प्रश्न ये नहीं है कि मोदी जी क्या कहते हैं। वो तो कहेंगे 600 पार भी, लेकिन पार्लियामेंट की संख्या जो है 543 है। तो मोदी तो ये हमेशा अपने फिगर्स को बढ़ाने में, कहने में, तो वो सोचते हैं कि यहाँ का इलेक्शन भी रसिया के जैसा हो, लेकिन यहाँ के लोग होने नहीं देंगे। यहाँ की जनता लोकशाही को, प्रजातंत्र को और संविधान से चलने से वो अपना वो अपना विचार रखते हैं। लेकिन मोदी जी ये तो 400 पार, 500 पार ये हमेशा बोलते रहते हैं। ये डेमोक्रेसी है। पहले ऐसे ही बोलते थे इंडिया शाइनिंग, तो क्या हुआ आपको मालूम है। हर जगह दिखता था और बहुत पब्लिसिटी होती थी। यहाँ तक कि आज जो शाह ये सब प्रचार कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के साथ, वैसा ही उस वक्त वाजपेयी जी के साथ हमारे उस वक्त के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड प्रमोद कम्युनिकेशन महाजन। मिनिस्टर थे। हाँ प्रमोद महाजन। हाँ, प्रमोद महाजन करते थे इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। ये करके आखिरी में हुआ क्या कि शाइनिंग भी गया और आखिरी में उनको यूपीए को गवर्नमेंट हैंड ओवर करना पड़ा। तो ऐसा आज भी मोदी जी हमेशा 400 पार बोलते हैं, यानी लोगों में एक भ्रम पैदा करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है और हम आने वाले हैं। और यहाँ तक कोई प्रधानमंत्री आज तक मैं ही नहीं देखा कि मेरे भी 50 साल से ऊपर हो गए राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में रह गए, कि अभी इलेक्शन आगे हैं तो इन्होंने सभी सेक्रेटरियों को बुला के, उनको बुला के अगले 5 साल का प्लान तैयार कीजिए। ये कोई ऐसा करता है? ये तो एरोगेंसी है, इगोइज्म है। और इस ईगो को तोड़ने के लिए लोग अब तैयार हो गए। तो इसीलिए उनके आंकड़े अलग रहने दो। आपने मेरे आंकड़े को पूछा, मेरा आंकड़ा ये रहेगा, उनको हराने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए जितने आंकड़े आपको चाहिए उतने हमको जरूर मिलेंगे। यानी 272 का आपका प्रॉमिस है? हाँ, 272 सीटों के ऊपर इंडिया अलायंस आएगा? मैं बोल रहा हूं उनको हराने के लिए कितनी जरूरत है, वो उससे ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। जी जी। खड़गे साहब, दूसरा जो सवाल जो चुनावी बॉन्ड को लेकर चल रहा है, ये इसको आपकी पार्टी कांग्रेस जो है बड़ा घोटाला बता रही है, तो चुनाव में क्या इसे भुना पाएंगे? क्योंकि मोदी जी जब अब इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको मतलब चुनावी बॉन्ड वो लेकर आए थे काला धन खत्म करने के लिए, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो श्रेय ले रहे हैं। तो अब इसमें जो है आप किस तरीके से इसको काउंटर करेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं घोटाला है और वो कह रहे हैं कि ये मैंने रास्ता दिखाया है जिसकी वजह से सब कुछ पता लग रहा है कि मनी ट्रेल कैसे मतलब पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है उसका खुलासा हो रहा है। जी। हमारे शादाब जी, जी सर। सो मुझे ये जरा बताइए कि क्या फंडिंग के ऊपर आप बात करना चाहते हैं क्या? जी। जी। फंडिंग। हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो मोदी जी जो कह रहे हैं कि
इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो लेकर आए थे, वो उनका उनका लाया हुआ प्लान है, जिसकी वजह से आज सब चीजें पता लग रही हैं। बोले एक्चुअली जो क्रेडिट ले रहे हैं और आप उसको घोटाला बता रहे हैं, तो कैसे इसको इशू बनाएंगे? हाँ, देखो, चंद लोग ये तो ऐसी चीजें तो क्लेम करते हैं हमने ये किया, लेकिन उसको मिसयूज तो आप कर रहे हैं ना। एक यहाँ प्रश्न ये है कि कोई कानून अच्छा हो सकता है, लेकिन उस कानून को चलाने वाले और अमल में लाने वाले लोग अगर ठीक नहीं है तो बिगड़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब ने कहा, however a good constitution it may be, it will turn out bad because those who are called upon to work it happens to be bad. यानी ऐसी जो कानून सभी अच्छे रहते हैं, लेकिन कानून को चलाने वाला आदमी अगर मिसयूज करता है तो उसका पता चलता है। अब हमको कैसा पता चला कि आप करप्ट है, आपकी पार्टी करप्ट हो गई, ये कहने का हम जैसा कि सब आप देखेंगे, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल सभी और सुप्रीम कोर्ट तक क्या कहें कि भाई चंदा लो, धंधा लो। ये तो आपने खुद देखा, जो लोग उनको चंदा दिए उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए। और दूसरी चीज, अरे जिस कंपनी में नफा ही नहीं है वो भी आपको फंडिंग दे रहे हैं, और जिसको आप ईडी में डाले हो करप्ट बोल के, उसके पास पैसे वसूल करके उसको रिलीज कर रहे हैं। 23 या 25 ऐसे ईडी के केसेस डालकर जिनको जिनको डरा है, उसमें से अब तक तो 23 लोगों को आप छोड़ ही दिए। तो इसके ऊपर हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं ओपन करा, क्लोज करा, वो ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हो, उसके नाम से आप लूट रहे हो, सबके पास पैसे वसूल कर रहे हो। तो ये जो मोदी जी का ये डबल एज आर्गुमेंट है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। और मुझे सबसे बुरा लगता है कि ये भी आर्गुमेंट मोदी जी का लोग मानते हैं तो और भी बुरा लगता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो कम से कम लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो होना चाहिए। आप ले लो कोई कानून से, अगर आपको 10 देता है, किसी को 20 देता है, किसी 5 देता है, लेकिन जो दूसरे पार्टियों को देता है उसको बुला बुला के तोड़ मोड़ के उसको अपने पास लेते हो। और इसी वजह से, उसी पैसे के वजह से आपने 444 एमएलए को भी खरीदा मीन्स उनको आपने किसी ना किसी ढंग से अपने तरफ लिया और नोटिफाई भी कर दिया उनको कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन ये मोदी जी का हमेशा का एक खेल है, डराना धमकाना। लेकिन अब इस बार लोग डरने वाले नहीं है, डर रहे भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मोदी जी दावा कर रहे हैं कि भारत को हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया विश्व में से, और अब इसको 30वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और अभी जो प्रचार चल रहा है उसमें मोदी जी बेरोजगारी और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपना कांग्रेस का मूल एजेंडा ये, मतलब जो मूल प्रचार है वो बेरोजगारी और गरीबी पे है। तो इन हालात में क्या भारत 30वीं अर्थव्यवस्था का जो दावा कर रहे हैं वो कितना सही मानते हो आप? देखो, मोदी जी कौन से, आप बोलिए, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के, छोड़ दीजिए आप पत्रकार हो, छोड़ दीजिए आप ही बोलिए, क्या उन्होंने नहीं कहा कि मैं 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा? अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां मिले?
ये तो जाहिर है ना भाई, उन्होंने खुद प्रचार करे और ये तो उनकी गारंटी थी। फिर बोले उन्होंने 15-15 लाख हर एक के जोब में काला धन। फिर काला धन कहाँ है? कांग्रेस को इतना बदनाम करके आप लोग पावर में आए हैं, कहाँ है वो? और तीसरी चीज, आप ही बोले किसानों का दाम दुप्पट कर देंगे, कहाँ है वो? तो ये चीजें जो है, इतना भी झूठ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला, और ये झूठ तो लोगों को भी मालूम हो गया है। फिर भी मैं इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग करूंगा, इस देश को तीसरे नंबर पे लाऊंगा। कभी कभी दूसरे नंबर पे भी बोलते हैं, फिर बाद में मैं तीसरे नंबर पे ही आते हैं। अरे भाई, आप यूपीए के जमाने में इस देश के ऊपर जो कर्ज था 55 लाख करोड़ था। इतना, सुनील साहब, जी सर। जी 55 लाख करोड़ था। अब जी कितना है? 1,55,00,000, 155 lakhs करोड़। तो बिल्कुल। कहाँ है साहब आपका हिसाब? बोलिए। एक 10 साल में आप 3 पट कर्जा लिए और बोल रहे हो कि मैं देश को तीसरा आर्थिक स्ट्रेंथ बनाऊंगा। ये देखो ये क्या है, उनकी ये आरएसएस प्रचारक जो होते हैं, इनकी जरा वाणी बहुत जोर होती है उसमें, क्योंकि वो आरएसएस वाले ट्रेनिंग ही वैसा देते हैं कि झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच समझे लोग। गोबेल्स की जो थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट वो करते हैं। तो आप ही बोलिए कहां से वो बनाएंगे? जीडीपी आपकी गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, उसके तरफ आपका ध्यान नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है। सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में थोड़ा सा कंजम्पशन है, बाकी बताइए आप पुअरर क्लास का कहाँ है? पुअरर क्लास तो नरेगा पे जी रही है, फूड सिक्योरिटी पे जी रही, जो भी कंसेशन गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट, उस पे जी रही है। तुम्हारा कहाँ है साहब कंट्रीब्यूशन? आपका कंट्रीब्यूशन एक ही है कि आपकी जबान बहुत स्ट्रांग है, उस जबान से ही आप बोलिए एक साहब। हाँ, एक खड़गे साहब, 2014 के अंदर कांग्रेस जी, ने बड़े जोर शोर से उठाया था चाय वाला मुद्दा और उठ गया था। 2019 के अंदर चौकीदार चोर है, और अब चंदे का धंधा, ये तीसरा पॉइंट उठाया है 24 के अंदर। आपको नहीं लगता कि मोदी के ऊपर इस तरीके के सीधे हमले कांग्रेस को फायदे की जगह नुकसान दे जाते हैं, क्योंकि वो इसी को इलेक्शन कैंपेन में कन्वर्ट कर देते हैं? देखिए साहब, ये मोदी जी का खुद कहना था। किसी ने उसको चाय वाला, खुद ही बोला उन्होंने, मैं चाय वाला था, मैं ट्रेन में चाय बेचता था, मेरे पिताजी कैंटीन लगाते थे, तो हम केटली लेके डब्बे डब्बे फिरते थे। ये कहा या नहीं कहा, आप बोलिए मुझे। नहीं बिल्कुल, लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये कि सुनिए, हमला जो है सुनिए आप, वो हमले को सुनिए, हथियार बना देते हैं। सुनिए। ये कहा, उन्होंने खुद ही कहा, लेकिन किसी ने कहा व्यक्तिगत अपमान करने के लिए, वो ठीक नहीं है, मैं भी उसको नहीं मानता। लेकिन तुम खुद ही सिंपति के लिए, लोगों के सिंपति के लिए, मेरी माता जी भांडे करती थी, मैं चाय कप सासर धोता था, ये सब बोलने की जरूरत क्या है? तो मैं भी ऐसा ही बोलूं? मेरा बाप तो एक टेक्सटाइल मिल मजदूर था, मैं अकेला बचा मेरे पूरे फैमिली में। मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरा चाचा मर गया, सिर्फ मैं और मेरे पिताजी एक जिले से फिर चौथा स्टेट में आके हम बसे। क्या मैं सिंपति के लिए कभी बोला? 53 साल में मैं कभी नहीं बोला। ये बात सिर्फ मुझे बोलना पड़ा पार्लियामेंट में 2014, 15, 16 में। तो ये देखो साहब, तुम लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग भाविक है, भावुक है बहुत।
अरे अरे गरीब है बाप बेचारा, फिर दूसरे उससे भी गरीब है ना। तो वही गरीब इस संविधान और डेमोक्रेसी ने तुमको प्रधानमंत्री बनाया, मुझे अपोजिशन लीडर बनाया, तो उसको बचाना हमारा फर्ज है या नहीं? आप बोलिए। हम इंडिविजुअल किसको ये नहीं कहते। और दूसरी चीज आपने बोली कि चंदा दो धंधा लो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देखिए, मैं इस भाषा में बोल रहा हूँ, उस भाषा को आप जरा अलग ढंग से कर रहे हैं। टेकिंग डोनेशन, गिविंग वर्क, ये जरा सोफिस्टिकेटेड है। अगर जब मैं हिंदू और हिंदुस्तानी में बोलता हूँ तो आपको अलग लगता है, इंसल्ट लगता है। तो ये है, ये सच है कि उन्होंने बहुत से लोगों को बुला बुला के, डरा डरा के पैसे भी लिए, काम भी दिए, ये सच है। उसके वजह से तो उनकी फंडिंग भारी हो गई और हमारे को आज इतना फेस कर रहा है कि सिर्फ 14 लाख रुपए हमारे रिटर्न नहीं भरे, उसमें गलती हो गई, वो उसको उन्होंने 135 करोड़ उसको उन्होंने उसके ऊपर पेनल्टी डाला, हाँ सीज भी कर लिया। कोई करता है डेमोक्रेसी में? अरे इतनी भारी 14 लाख की भारी गलती, अब उनके पास तो करोड़ों रुपए लोग दे दिए, उसका हिसाब कौन पूछे? और बहुत से कानून आपने ऐसे बना लिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी करने दो, उनको कोई पूछना नहीं। प्राइम मिनिस्टर फंड कभी देखे क्या मिला, कहां से मिला, कहां खर्च हो रहा है, सब ये पैसा विचारधारा आरएस की जो है, आरएस वही जा रहा है। और उसको जिंदा रखने के लिए मोदी जी क्या काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन देश के गरीबों को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए और गरीब के हित में और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के रास्ते उन्होंने कभी नहीं खोला। नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है कि मोदी पर सीधा हमला अपने को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा जाता है? क्योंकि वो हथियार बनाते हैं, इसी भाजपा पूरी उसको हथियार बना लेती है, छवि के ऊपर ले जाती है, देखो राष्ट्रवाद साहब, से जोड़ती है। देखो ये मुश्किल ये है कि कभी मेरी पार्टी आपको ये गारंटी दे रही है, उन्होंने नहीं बोला मेरी पार्टी ये काम करेगी, मेरी पॉलिसी है, मेरी स्कीम ये है, उन्होंने कभी नहीं। हर वक्त उन्होंने क्या कहते हैं, ये मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। तो आप बोलिए मैं किनके ऊपर टीका करूं? और वो कहते हैं मैंने इतने गारंटी दे रहा हूं कि आप सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर उन्होंने पार्टी के नाम से बोलते, अगर किसी और तरीके से बोलते, हम भी उसी तरीके से बात करते। ये लोगों में गलत फहमी हो रही है कि मोदी को ये लोग गालियां, अरे मोदी खुद गालियां खाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, कोई बोलता है ऐसा? हालांकि 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी ने दी, 10 सूत्री कार्य 68 में हमने दिया, कभी उन्होंने नहीं बोला हमारी पार्टी। लोग बोलते थे कि भाई 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी का है, फलाना है। तो इन्हों तो हर चीज को ये मोदी की गारंटी, अब जब तक मोदी जिंदा है आपको कुछ नहीं। अरे मेरी पार्टी जिंदा है बोलो आप। तो इसलिए हमको बार बार उनका नाम लेना पड़ा। वो भगवान का नाम कम हो रहा है, उनका नाम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही बोलते फिर रहे और आप लोग इतनी पब्लिसिटी देते हैं उनको कि मोदी, आज मोदी यहाँ है, ये गारंटी बोला मोदी की, ये गारंटी। अरे आप भी तो नहीं बोले कि भाजपा का मैनिफेस्टो ये है। अभी हम कांग्रेस पार्टी को आप टीका करते हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बोलते हैं। क्या कभी आपने सोनिया गांधी का मैनिफेस्टो, खड़गे जी का मैनिफेस्टो या राहुल जी का मैनिफेस्टो आपने बोला? कोई लिखा है ऐसा? इन्हों ऐसा ही लिखवाते हैं, मेरे सिवाय और कुछ नहीं। तो इसीलिए उनका नाम लेना पड़ता है। माफ करो,
आइंदा से उनको सुधारने के लिए कुछ कहो। अगर वो अपने बीजेपी के नाम से, आरएसएस के नाम से कुछ कहना चाहते हैं तो कहने दो, फिर हम पार्टी के ऊपर हमला करेंगे। ये देश को चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के न्याय पत्र को मुस्लिम लीग के जो घोषणा पत्र था या जो उसके एजेंडे थे उसको लेकर कहा है, तो इसको लेकर, और दूसरी बात ये कि ये भी कहा साथ में, तो कांग्रेस की जो न्याय पत्र है उसका हर पन्ना विभाजन की बात करता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ उन्होंने पूरा नहीं पढ़े। विभाजन की बात कैसा करता है? क्या युवाओं को आप बताइए सर कि युवाओं का नौकरी पक्की करना, ये वायदा करना, युवाओं को न्याय दिलाना, ये क्या मुस्लिम लीग का एजेंडा है? क्या सिर्फ मुसलमानों को फायदा होने वाला है? और कहाँ लिखा है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम युवाओं के लिए? अरे युवा सारे देश के जो अनएम्प्लॉयड है, जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ये सारे लोगों के लिए एक न्याय देने के लिए हमने, राहुल गांधी जी ने खुद इसमें 5 पॉइंट उन्होंने दिया युवा न्याय में। ये पहला पॉइंट हमारा। लेकिन वो जो खाली पोस्ट भरने का 30 लाख और पक्की नौकरी के बारे में, पेपर लीक जो हो रहा है उसको, उससे मुक्त करने की, आपको मालूम है राजस्थान में कोटला उधर सब लीक होते हैं बार बार पेपर, जब नौकरियों के लिए होते तब लीक होते। मध्य प्रदेश में भी व्यापम घोटाला आपको मालूम है। तो ये जो है, उसके बाद में ये गिग वर्कर्स हैं, उनको सम्मानित वेजेस देना, और युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का एक अपना एक कॉर्पस फंड रखना, क्या यह मुस्लिम लीग का कार्यक्रम है? एक। दूसरा, नारी न्याय। महालक्ष्मी, हर गरीब परिवार की एक महिला की हर साल 1 लाख। क्या हमने मुस्लिम महिला का, क्या हिंदू महिला का, क्या हम सिख महिला का? हर नारी जो एक वो घर की मालकिन होती है, बड़ी होती है, उसको सालाना 1 लाख रुपए उसके हाथ में मिलेगा, जो घर चलाती है। और दूसरी 50% उनको नौकरी देने का। तीसरा, उनका नारी शक्ति का सम्मान करना। आशा वर्कर्स है और आंगनवाड़ी वर्कर्स है और मिड डे मील वर्कर्स है, उनकी सैलरी 2 गुना करना। ये क्या मुस्लिम लीग का कार्यक्रम है? और तीसरा, इनके लिए, महिलाओं के लिए एक सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, जो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, वो हर जिले में बनाना, ये मुस्लिम लीग का कार्यक्रम है। मैं पूछता हूँ, आप ये लिखना जरूर, जो पॉइंट हमने कहा है वो पॉइंट सुनील साहब और हमारे शहबाज साहब और अमित वाजपेयी जी, आप ये जरूर लिखना, क्योंकि बार बार हमारे मैनिफेस्टो को आप मुस्लिम लीग, मुस्लिम लोग बोल के बदनाम कर रहे हो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे मैनिफेस्टो में क्या है, क्योंकि मोदी पढ़े तो मालूम होता था ना, उनको कोई पढ़ा के सुनाता है। और तीसरा, किसान न्याय। ये क्या मुस्लिम ही रहते क्या मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम? किसान, हिंदुस्तान के पूरे किसानों के लिए हम एक फार्मूला बना रहे हैं, और उनके लिए एमएसपी गारंटी का लीगलाइज करने का भी हम गारंटी दे रहे, और जीएसटी मुक्त जो खेती के सामान है, जैसा कि ट्रैक्टर है, फ्लोइंग सामान है, फर्टिलाइजर की कीमतें घटाना, ये सब चीजें हम किसान के लिए करें। और चौथा कार्यक्रम हमारा श्रमिक न्याय, यानी लेबर को तो कोई पूछने वाला नहीं,
उसके जितने भी कानून बने पहले वो सब इन्होंने निकाल दिया। 1946 में जो भी कानून बने थे, इवन वाइस राय से एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे जब डॉक्टर अंबेडकर, तब बने हुए कानून भी इन्होंने निकाला और निकाल कर उन श्रमिकों को न्याय नहीं मिलना इस दृष्टि से उन्होंने किया और उनको अश्योरेंस दिलाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे कि भाई शहरी नरेगा के जैसा उनको शहर में बहुत से लोगों को काम मिलना और उनका स्वास्थ्य का अधिकार मिलना, और जैसा आपके राजस्थान में पहले गहलोत जी ने किया था 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, इस वो हम करने जा रहे हैं। ये सब अगर मुस्लिम लीग के कार्यक्रम आप समझते हो तो आप शायद मोदी साहब हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं बाहर है, तो इसीलिए ऐसा सोचते हैं। अब हिस्सेदारी न्याय, हमने सेंसस के 2011 से सेंसस नहीं हुई, अब 2021 का सेंसस भी आया, डिस्क्लोज नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि भाई एक तरफ कास्ट सेंसस भी हो और जो टोटल सेंसस है उससे फायदा ये होता है कि हर कैटेगरी के लोग कितने ग्रेजुएट्स है, कितना जमीन उनके पास है, कितना पर कैपिटा इनकम उनका है, कितना उन्होंने अपने पास चिरास्ती बोलो और गहने बोलो, ये बोलो, ये सारी चीजें उससे मालूम होता, उससे एक प्लान बना सकते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी 5 ईयर प्लान बनाने का, यही तो था। इसीलिए तो हम 20 साल में जितनी तरक्की की है शायद मोदी जी 100 साल में नहीं कर सकी। जितने बड़े बड़े फैक्ट्रियां बने, डैम बने, और वही तो वेल्थ क्रिएट हुआ, उसी के ऊपर आप नाच रहे हो। फ्री फूड आज दे रहे हैं हम, व्हाइट रेवोल्यूशन लाए, ये सब छोड़ दिए। मैंने गैस में 20 रुपए कम किया, अरे भाई आपने पहले तो 50 रुपए बढ़ाया, 10 रुपए कम किया। क्रूड ऑयल की कीमत देश में विदेश में कम हो गई, फिर भी तुमने अपने दाम डबल बढ़ाए, गैस के, डीजल के और पेट्रोल के। ये कौन सा न्याय है? और आप लोगों को इसका सेक, यानी सेक बोले तो क्या बोलते हैं आप लोग, इसका कुछ गर्मी नहीं लग रही शायद, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने इंक्रीज किया इन्फ्लेशन, उसके वजह से आज इन्फ्लेशन इतना है और कोई बात उसके बारे में करता नहीं। ये मोदी ने गैस की कीमत कम कर दी। मेरी माँ बहने पहले चूल्हे के सामने बैठ के जब रोटी पकाती थी, खाना पकाती थी, उसके आंखों के आंसू देखकर मुझे बहुत ये हुआ, तो इसीलिए मैंने गैस सिलेंडर मुफ्त कर दी। भाई मुफ्त कितने दिन किए, तो होने तक, वो सिलेंडर खत्म होने तक मुफ्त किए, उसके बाद फिर आए और जितना रेट था उतना ही रेट। इससे देखिए साहब, इतना गिमिक बहुत दिन चलने वाला। आप लोग किसी को बेवकूफ बना सकते हैं चंद दिन के लिए, और चंद लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं जैसे आरएसएस के लोग हैं हमेशा के लिए, लेकिन हर एक को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते। खड़गे साहब, मेरा एक सवाल ये था कि पार्टी में, आपकी कांग्रेस पार्टी से काफी नेता लगातार जाते जा रहे हैं बीजेपी में, और अभी लोकसभा चुनाव आया है तो एकदम बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं हर राज्य में, और आपके काफी बड़े बड़े नेता चले गए, कई प्रवक्ता चले गए। तो आप क्या मानते हैं, आप पार्टी संगठन में कहीं कमी है या पार्टी बिखराव की तरफ बढ़ रही है, क्या मतलब ये क्या चक्कर है कि वो छोड़ रहे हैं?
या उनकी कोई किसी डर की वजह से जा रहे हैं, या उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है? क्या मानते हैं आप? ये देखिए साहब, इलेक्शन के वक्त आया राम गया राम बहुत होते हैं। इस वक्त ईडी के वजह से, इनकम टैक्स के वजह से गया राम बहुत हो गए, और जहाँ जिनको टिकट नहीं मिल रहा वो इधर आते भी हैं। तो इसीलिए उनका कोई महत्व नहीं। अगर एक आदमी जो आइडियोलॉजी पे डट के रहता है, क्या बार बार पार्टी चेंज करता है? मैं 53 साल से एक ही पार्टी में हूँ, एक ही सिंबल से लड़ रहा हूँ, और मैं 30 साल से अपोजिशन और 20 साल से गवर्नमेंट में। लेकिन जो आदमी एक टारगेट रखता अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए या समाज में बदलाव लाने के लिए, अगर वो उस पर अगर आपका ध्यान है तो आदमी टिकता है। जिस आदमी का लगाव नहीं है वो भागी भागता और कुछ ना कुछ जाते वक्त बोल के जाता। सब कुछ उनको ही मिला है। बहुत से लोग चीफ मिनिस्टर वही बने, मिनिस्टर बने। अब ऐसी दौड़ लगी है बीजेपी में भागने की कि वो लंगोटी भी उनको याद नहीं है, खुली तो भी वैसा ही भागे। तो ये लोग, ये उदाहरण लेकर आप ये मत समझो कि पार्टी हमारी वीक हो रही है, कांग्रेस वीक हो रही है, लीडरशिप में। अरे जो आदमी मजबूत रहता है वो टिक के रहता है। आजादी दिलाते वक्त किसी ने ये सोच के लड़ाई लड़ी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर बनना है, मेरे बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाना है, बड़ा बिजनेस करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट, ये था क्या? वो तो लड़ाई आजादी दिलाने की थी। आज भी अगर वो उसूलों पे रहते तो ये लड़ाई भी दूसरी लड़ाई है, अपने संविधान बचाने का और लोकतंत्र बचाने का। लोकतंत्र और संविधान अगर बच गया तो ही उनको कोई कल बुलाएगा, आओ भाई मेरे तरफ बोल के। यही नहीं बचेंगे तो जो लीडर अब भाग गए, फिर वापिस कहाँ जाना उनको रास्ता भी नहीं मिलेगा। मोदी भी फिर ढकल के बाहर भेज दे। एक साहब, राजस्थान को लेकर के आपसे सवाल है कि आप बतौर ऑब्जर्वर आए थे जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे राजस्थान, और उसके बाद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन ना तो बतौर ऑब्जर्वर आप अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह करवा पाए, और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के अब भी सामान्य रिश्ते कायम हो सके। आप पार्टी का भविष्य राजस्थान में किसके हाथ ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, या लंबे समय तक कौन चलने का आपको नजर आ रहा है, पायलट या गहलोत? ये देखिए, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी गहलोत रहने दो या पायलट रहने दो, ये पार्टी कोई रहे या न रहे, अब 139 से जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगी, अभी भी जिंदा रहेंगे। व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति से और संस्था से कोई संबंध नहीं है। जिसका विश्वास कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे है, जिसका विश्वास गरीबों के प्रति, उनके विचारधारा के प्रति अगर निष्ठा है, वो रहते हैं। मैं सम्मान करता हूं, ये दोनों लीडर बड़े लीडर है और हमारे पार्टी को विचारधारा के अंदर है और बोल नहीं सकते। और डेमोक्रेसी में एक ही जगह अब नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी के टाइम पे भी डिफरेंस थे बड़े बड़े नेताओं में, नेहरू जी के वक्त भी डिफरेंस थे, सुभाष चंद्र बोस और गांधी में डिफरेंस थे। डिफरेंस कहाँ नहीं है भाई? जहाँ डेमोक्रेसी है पार्टी में, जो डेमोक्रेसी अगर जिंदा है पार्टी में, वहां डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन आपको उधर भी ध्यान देना चाहिए, बीजेपी में एक आदमी बोलता है और दूसरा आदमी इंप्लीमेंट करता है। वहां सिर्फ 2 लोग हैं, हमारे पास सैकड़ों लोग हैं राय देने वाले और काम करने। बाकी काम जो भी है ठीक है, आपको भेज देंगे। ठीक है। एक लास्ट सवाल मैं एमपी का लेना चाहता हूँ।
मतलब कुछ वहाँ चुनाव चल रहा है, क्या आप ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में संगठन ने कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को अकेला छोड़ दिया, और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो पार्टी छोड़कर गए थे, उनके सामने पार्टी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है? क्या वजह है सर, जो मतलब इस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखो, हर जगह हम मजबूती से ही लड़ते हैं। किसी के खिलाफ यानी किसी के विरोध में अगर कंटेस्ट करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी वहां लड़ना नहीं चाहती। हम जरूर हर जगह लड़ते हैं। लड़ने के लिए जो लीडर्स वहां पर हम तय करना है, तय किए हैं। और मध्य प्रदेश में भी हम काफी इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अब कर्नाटक में हमारी सरकार 2 बार आई, लेकिन 2 बार एक सीट या 2 सीट ला सकी, लेकिन सरकार हमारी। वैसा राजस्थान में तो पूरा हमारी सरकार थी, और थोड़े से बहुत से लोग गलत समझे थे इस बार चेंज होने वाला है, जैसा एक बार वहां पर बीजेपी आती, एक बार कांग्रेस आती। वैसा मध्य प्रदेश में भी माहौल अच्छा था हमारे लिए, लेकिन कई कारणों की वजह से अब इसमें वो एनालाइज करने से कोई फायदा नहीं। तो हम यही कहेंगे कि आइंदा हम सुधार लेंगे। जा जा अगर हमारे कमियां हैं तो उसको सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको पार्टी को भी बढ़ाना है, साथ साथ लीडरों को भी अपने साथ रखना है। ये काम हम करेंगे। थैंक यू।